तो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं BRL 001 का सेकंड चैप्टर रिटेल कंज्यूमर। तो बेसिकली रिटेल कंज्यूमर होता क्या है? रिटेल कंज्यूमर वो होता है जो कोई भी बंदा किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को परचेज कर रहा है और खुद कंज्यूम करता है, वो होता है हमारा रिटेल कंज्यूमर। वो नहीं होता जो कि रीसेलिंग के लिए उस चीज़ को खरीद रहा है। ठीक है, अब आ जाता है कि जो रिटेलिंग है, उस रिटेलिंग में आपको रिटेल कंज्यूमर के बारे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली एक रिटेलर को स्ट्रैटेजी बनानी होती है किस तरीके से उसको अपना सामान जो है कंज्यूमर को बेचना है और कितना ज़्यादा बेच सकता है, वो फिर उसके प्रॉफिट पे ऐड होगा। तो उस चीज़ के लिए वो स्ट्रैटेजी बनाता है कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स को बेचने वाला है और किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेगा। तो उस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए कंज्यूमर का बिहेवियर जानना एक रिटेलर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि उसको हेल्प करता है अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए और ज़्यादा सेल्स के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली रिटेल कंज्यूमर का बिहेवियर और पूरा रिटेल कंज्यूमर किस तरीके से सोचता है, क्या समझता है, किस तरीके से सामान खरीदता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बात है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, देखो, हर एक बंदा एक कंज्यूमर होता है। ठीक है, अल्टीमेटली हर एक बंदा कंज्यूमर होता है। हर एक बंदा कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है। दाल चावल राशन पानी साबुन कपड़े, ये सब जो है हर एक बंदा यूज़ करता है। और हर एक बंदे का जो टेस्ट प्रेफरेंस है वो अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक बंदा अपने में अलग होता है, उसको अलग चीज़ें पसंद होती है। अब तुम्हारे घर में ही देख लो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा अलग साबुन साबुन यूज़ करते होंगे, तुम्हारी मम्मी अलग यूज़ करती होगी और तुम अलग करते होगे। तो जिस तरीके से हर एक बंदा अलग अलग सामान यूज़ करता है, उसको अलग अलग चीज़ें पसंद है, उसी तरीके से तुम्हारा दोस्त हो गया, वो भी अलग प्रोडक्ट जो है यूज़ करता होगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं। इसी वजह से रिटेलर के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो पहचान सके कि किस कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस किस तरीके का है। ठीक है, अब देखो, जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो एक रिटेलर को आइडिया लग जाता है कि ओके, इसको ये चीज़ें पसंद है, तो वो तुम्हें उसी तरीके की चीज़ रिकमेंड करेगा। और दूसरी बात ये कि एक रिटेलर फिर कोशिश करेगा कि बाकी कोई न्यू प्रोडक्ट आता है उसको भी तुमको बेच दे, ताकि वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सके और अपनी सेल्स भी बढ़ा सके। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज दोज एक्ट ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्लूडिंग द डिसीजन प्रोसेस दैट प्रीसीड एंड डिटरमाइन दीज एक्ट। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद आता है नीड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कि हमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो बेसिकली हमें कंज्यूमर बिहेवियर का पढ़ने में ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है, जैसे कि मैंने बोला, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए और अपने प्रोडक्ट की सॉर्टिंग के लिए, कि किस तरीके से तुम प्रोडक्ट्स को अरेंज करके रखोगे और तुम क्या स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो आगे, उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है। जब तक तुम स्ट्रैटेजी बनाओगे नहीं, तब तक फिर तुम प्रोडक्ट बेच नहीं पाओगे। ठीक है, और कंज्यूमर बिहेवियर एक बार जिसको समझ में आ गया ना, तो वो अपनी सेल्स को ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ा सकता है। ठीक है, उसको हिंट लग जाएगा कि किस तरीके से मैं इस बंदे को और प्रोडक्ट्स जो है बेच सकता हूँ। और देखो, मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट जो है ना, इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है कि कंज्यूमर का बिहेवियर को पकड़ सके। तब और वो वही कंपनी जो है वो लीड करती है इन सारी चीज़ों में। इन सब चीज़ों पे भी कंपनी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। और क्योंकि ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो सबका डिफरेंट होता रहता है और चेंज होता रहता है एज़ पर जो कि फैक्टर्स हैं बेसिकली से, वो उसका मेल है फीमेल है, उसका एज क्या है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, फिर उसकी इनकम क्या है, फिर उसका फैमिली का सेटअप क्या है, वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है और किस नेशनलिटी से बिलोंग करता है, और उसका बेसिकली सोशल स्टेटस क्या है। ये सारे फैक्टर्स की वजह से जो है कंज्यूमर बिहेवियर को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज के रैपिडली चेंज होने वाली ज़माने में और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, कंज्यूमर्स का जो टेस्ट है वो भी बहुत ड्रास्टिकली और बहुत अचानक से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, तो ये रैपिड चेंजेस जो हो रहे हैं मार्केट में, उसको आपको कॉन्स्टेंटली उसको टैकल करना पड़ेगा, तभी आप जो है मार्केट में टिक पाओगे। ठीक है, तो आपको कंज्यूमर का टेस्ट और ट्रेंड के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आप मार्केट में सर्वाइव कर सको। इसलिए भी कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर। ठीक है, अब बायर एंड कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो, जो कोई भी बायर है, ज़रूरी नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे। ठीक है, बट हर एक कंज्यूमर एक बायर हो सकता है। जिस तरीके से देखो, एक बायर की बात करते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं किसी के एक फादर है, वो अपने बच्चे के लिए टॉय खरीदने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर वो बायर तो है, बट उस टॉय को वो खुद कंज्यूम नहीं करने वाला या खुद यूज़ नहीं करने वाला। उसका जो बेटा है या बेटी है उसके लिए वो लेके जा रहा है, तो वो उसको यूज़ करने वाला है, तो वो कंज्यूमर तो हो गया। ठीक है, अब किसी की मदर उसके न्यू बॉर्न बेबी के लिए अगर सेरेलैक्स लेके जा रही है, तो सेरेलैक्स वो बच्चा कंज्यूम करने वाला है, ना कि वो उसकी मम्मी खुद कंज्यूम करने वाली है। सो यहाँ पर हो गया कि जो बायर होता है वो कंज्यूमर नहीं होता, बट एक कंज्यूमर जो होता है वो एक बायर हो सकता है। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया फैमिली का मैटर, बट फैमिली के बाहर से भी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसेस फैक्टर आते हैं। ठीक है, आउटसाइडर भी जो होता है, जैसे तुम्हारे पड़ोसी हो गए, उनकी बातों में कुछ ना कुछ वजन रहता है कि तुम्हारे पापा मम्मी जब भी कुछ खरीदने जाते हैं, तो बेसिकली पड़ोसियों से अपने फ्रेंड से एक बार रिकमेंडेशन ले लेते हैं कि मुझे क्या खरीदना चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो आता है इनिशिएटर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है इन्फ्लुएंसर, और उसके बाद लास्ट में आता है डिसाइडर। तो इनिशिएटर वो होता है जो कि सोचता है कि ओके, मेरे को ये सामान खरीदना है। ठीक है, जैसे तुम्हारे पापा हो गए, उन्होंने सोचा कि मेरे को कार खरीदनी है, तो वो उन्होंने अब सोच लिया, तो ये इनिशिएटर में आ गए। अब उसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर। अब वो जाएंगे बाहर में, अपने दोस्तों वगैरह हो गए, अपने रिलेटिव्स वगैरह हो गए, इनसे पूछेंगे कि कौन सी कार सही है कौन सी नहीं है करके, उनकी एडवाइस लेंगे। तो बेसिकली ये होगा इन्फ्लुएंसर। अगर वो कुछ अच्छा या खराब बोलता है, अगर कोई कोई इंसान खराब बोल देता है उस कार के बारे में, तो फिर वो शायद उसकी तरफ ना देखें, उसको ना खरीदें। तो ये हो गया इन्फ्लुएंसर। तो इन्फ्लुएंसर वही होता है जिसके बात में थोड़ा बहुत वजन होता है, जो कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर उस चीज़ को सुनता है बेसिकली, जैसे रिलेटिव्स हो गए, उनकी बात हो सकता है मोस्टली सुन लेंगे। और लास्ट में होता है फाइनल डिसाइडर। अब तुम्हारे पापा ये कार खरीदने जा रहे हैं, तो वो होंगे कि अब मेरे वही डिसाइड करेंगे कि अब मेरे को कौन सा खरीदना है करके, और फिर फाइनली जाकर परचेज करेंगे। सो ये सारे तीन लोग इसमें आ जाते हैं। ठीक है,
तो ये हमने पढ़ लिया कि डिस्टिंक्शन बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रिटेल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो बेसिकली होता क्या है कि जब जो कंज्यूमर है वो काफ़ी सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। जैसे कि उसका सोशियो इकोनॉमिक सीन क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, एज क्या है, ठीक है, मेल है फीमेल है, प्रोफेशनल स्टेटस क्या है उसका, ठीक है, कितनी उसकी अर्निंग है, और उसके आसपास के लोग कैसे हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। और जैसे फ्रेंड्स हो गई, फैमिली हो गई, कलीग हो गई, और होल सोसाइटी भी हो गई। तो इन सब चीज़ों से जो है इन्फ्लुएंस पड़ता है। बट इसके बाद भी अगर हम इनको ब्रॉडर मतलब अच्छी तरीके से क्लासीफाई करें तो बेसिकली ये हो जाएगा, एक सोशल फैक्टर हो गया, एक पहला फैक्टर, ठीक है, दूसरा फैक्टर हो गया साइकोलॉजिकल, तीसरा हो गया पर्सनल, और चौथा हो गया कल्चरल फैक्टर। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में बेसिकली 4 पॉइंट्स और आ जाते हैं: मोटिवेशन, परसेप्शन, एटीट्यूड्स और लर्निंग। तो सबसे पहले आता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या होता है? कभी भी अगर एक पर्सन है वो किसी तरीके किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेटेड तब होता है जब उसको उसकी नीड ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है। जब तक उस पर्सन को उस चीज़ की नीड नहीं होगी तब तक वो उस चीज़ को नहीं खरीदेगा। तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट परसेप्शन। अब परसेप्शन क्या होता है कि एक इंसान होता है, उसके पास 5 सेंसेस होते हैं: देखने के, सुनने के, टच करने के, टेस्ट करने के और स्मेल करने के। इन सारे सेंसेस का इस्तेमाल करके वो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को जब यूज़ करता है तो उसका उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या सर्विस के रिगार्डिंग परसेप्शन क्या बनता है, उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है कि खराब लगता है, ये चीज़ भी जो है वो मैटर करता है। अगर अच्छा लगेगा तो और यूज़ करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एटीट्यूड। अब वो एटीट्यूड उस प्रोडक्ट के हिसाब से देखेगा, ठीक है, कि वो उसके एटीट्यूड में फेवरेबल है या नहीं है, मतलब उसके एटीट्यूड को वो जस्टिफाई करता है कि नहीं करता वो प्रोडक्ट, ठीक है। अगर उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो वो नहीं लेगा, और अगर अच्छा है, मतलब उसका परसेप्शन भी अच्छा बन गया है और एटीट्यूड भी उस प्रोडक्ट के साथ अच्छा है, तो फिर वो प्रोडक्ट को खरीद लेगा। लास्ट आता है लर्निंग्स। तो लर्निंग्स में बेसिकली ये है कि जब भी बंदा, एक कंज्यूमर, कभी भी कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो उसके बाद उसका उस प्रोडक्ट के साथ एक अलग बॉन्डिंग बन जाता है, ठीक है। अब अगर अगर अच्छा लगा तो अच्छी चीज़ है, और अगर ख़राब लगा है तो ख़राब चीज़ है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर उसको कोई चीज़ ख़राब लगी है तो उस चीज़ को वो नहीं खरीदेगा, ठीक है, उससे बचने की कोशिश करेगा, उसका कोई दूसरा ऑप्शन सोचेगा, कोई ऑल्टरनेटिव सोचेगा जो कि मिल सके उसको मार्केट में, और वो उसकी तरफ जाएगा। तो बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आ जाता है पर्सनल फैक्टर, ठीक है। तो बेसिकली पर्सनल फैक्टर में ये सबसे पहला पॉइंट जो है वो है डेमोग्राफिक फैक्टर और लाइफ साइकिल स्टेज। तो देखो, जो एज होता है ना वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि किसी भी कंज्यूमर के कंजम्पशन पे डिफरेंस लेके आता है। मतलब एक बच्चा जो है वो सेरेलेक्स खाता है, बट बड़े होने के बाद वो उस चीज़ को नहीं खाता, उसके बाद उसकी कंजम्पशन चेंज हो जाती है। अब जो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको धीरे धीरे फिर बुक्स वगैरह चाहिए पढ़ने के लिए, एंड फिर उसके बाद वो और थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसके बाद उनको उसको अच्छे तरीके के कपड़े चाहिए होंगे, नए नए तरीके के और कपड़े चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से उसका जो है वो चेंज होता जाता है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट फैक्टर जो कि है एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। तो बेसिकली एजुकेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन कर देता है किसी भी कंज्यूमर को, ठीक है, कंज्यूमर को रैशनल कंज्यूमर तक भी बना देता है। अब जो कंज्यूमर होते हैं वो पढ़ाई, मतलब जैसे एक एजुकेटेड है तो उसको क्या चाहिए होगा, बुक्स, मैगजीन या फिर और कुछ उसी तरीके की चीज़ें चाहिए होंगी जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, ठीक है। और उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन जो होते हैं वो बेसिकली ये है कि कोई आदमी क्या काम कर रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है उसके परचेजिंग पे। सपोज़ एक अमीर आदमी है, सपोज़ एक मैनेजर है किसी कंपनी का, तो वो सूट वगैरह ही खरीदेगा, सूट वगैरह में घूमेगा। बट वहीं पर अगर एक नॉर्मल जूनियर स्टाफ कोई है, सपोज़ कर लेते हैं प्योन ही है अगर, तो जो प्योन है वो फिर नॉर्मल शर्ट एंड पैंट्स ही खरीदेगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आ गया उनके परचेजिंग पे। नेक्स्ट आ जाता है इनकम। अब इनकम जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितना उसके पास पैसा होगा वो उतना ही स्पेंड कर पाएगा अपने ऊपर। सो अगर कोई अमीर आदमी है तो ऑब्वियसली वो महंगी चीज़ें खरीदेगा, महंगे प्रोडक्ट खरीदेगा, अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करेगा, अपना सोशल क्लास जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं पर अगर गरीब, अगर गाँव में देखोगे तो गाँव में बेसिकली ये होता है कि उनके पास ज़्यादा लोग के पास पैसा नहीं होता है, तो वो बेसिकली स्मॉल स्मॉल यूनिट्स ही कंज्यूम करते हैं, जैसे कि शैम्पू के सैशे हो गए, या फिर अगर साबुन भी हो गए तो 10 रुपये के साबुन या 5 रुपये के साबुन भी इवन तक यूज़ करते हैं लोग गाँव में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पर्सनैलिटी। अब जो पर्सनैलिटी है ना, ये पर्सनल फैक्टर का ओवरऑल मिक्सचर है, जितने भी अभी ऊपर हमने 3 पॉइंट्स पढ़े इनका सबका मिक्सचर है, ठीक है। उसमें सब कुछ आ जाता है, उसका डेमोग्राफिक फैक्टर भी आ जाता है, लाइफ साइकिल भी आ जाता है, एजुकेशन ऑक्यूपेशन भी आ जाता है, इनकम भी आ जाता है। इससे फाइनल एक पर्सनैलिटी किसी भी बंदे की तैयार होती है। अब वो पर्सनैलिटी अमीर वाली भी हो सकती है, गरीब वाली भी हो सकती है, बेसिकली उसका लाइफस्टाइल भी हो सकता है जो कि मैटर करेगा वहाँ पर। तो इन ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं, मिक्सचर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में बेसिकली रेफरेंस ग्रुप आता है सबसे पहले। तो रेफरेंस हो गया और ग्रुप हो गया, मतलब आप मान लीजिए आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके पापा के, वो जो भी फ्रेंड्स हैं वो कुछ भी बात करेंगे तो वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करेगा उनके कंजम्पशन पे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हो गई कि जब रेफरेंसेस बेसिकली अगर कोई बंदा कोई प्रोडक्ट खरीदता है, अगर उसको पसंद आता है ना, तो वो दूसरे लोग को भी रेफर करता है कि भाई आपको सामान खरीदना है तो ये सामान खरीदना। और अगर ऑलरेडी किसी के पास है तो फिर उससे पूछते हैं, तो वो अगर उसका उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अच्छा है बिहेवियर तो फिर वो बोलेगा, आपको भी रेफर करेगा, वरना वो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हो गया रोल, ठीक है। अब रोल होता है एक इंडिविजुअल जो है काफ़ी सारे ग्रुप्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसका जो पोजीशन होता है हर एक ग्रुप में वो अलग अलग होता है, ठीक है। और वो जहाँ पे वो काम करता है वो वहाँ पे भी वो अलग अलग रोल निभाता है, ठीक है। और जैसे एक पेरेंट है तो वो फादर भी है, ठीक है, एम्प्लॉय भी है। तो ये सारी चीज़ें वो रोल बेसिकली उसका होता है, और वो काफ़ी हद तक जो है जिस जैसा जैसा उसका रोल होता है, जैसे ऑफिस में है तो फिर वो बेसिकली यूनिफॉर्म में होंगे, घर पे होंगे तो रिलैक्स्ड कपड़ों में होंगे, नाइट सूट में होंगे, या फिर नाइट के कोई भी कपड़े में होंगे, ऐसे। नेक्स्ट आता है
स्टेटस, तो स्टेटस मतलब एक आपका जो सोशल स्टेटस मेंटेन हो जाता है, ठीक है, आपकी फैमिली का जो स्टेटस मेंटेन है सोसाइटी में, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए वो प्रोडक्ट बार बार कंज्यूम करते जाते हैं, एक ही तरीके का प्रोडक्ट बार बार कंज्यूम करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ओके हमारा लेवल इतना है सोसाइटी में करके। नेक्स्ट आ जाता है ओपिनियन लीडर्स। अब ओपिनियन लीडर्स वही आते हैं, ये जो होते हैं ना, जो मतलब एक कंज्यूमर अगर किसी को आइडल मानता है तो उसकी बातों को वो सुनेगा, तो बेसिकली उसका जो बात है ओपिनियन लीडर का वो वजन रखेगा, तो उसकी बात को सुन के इन्फ्लुएंस हो जाएगा कंज्यूमर। जितने भी इन्फ्लुएंसर हो गए ये ओपिनियन लीडर्स के अंदर एक आते हैं, और काफ़ी सारे एक्टर्स भी इसके अंदर आते हैं। वैसे ही जो भी अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे हैं, जिसको लोग जानते हैं, फेमस हैं, उनको ओपिनियन लीडर्स में हम काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल फैक्टर, ठीक है। तो कल्चरल फैक्टर में सबसे पहला पॉइंट आता है कल्चर। तो बेसिकली कल्चर किस तरीके से अफेक्ट करता है, ठीक है। अब कोई भी बंदा है वो किसी भी सोसाइटी में रह रहा है, ठीक है, वो कौन से रिलीजन को फॉलो करता है, उसको नॉलेज कितना है, वहाँ के लॉज क्या है, वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, ठीक है, वहाँ के कस्टम्स क्या क्या हैं, ट्रेडिशन वहाँ का क्या कहता है, म्यूज़िक, आर्ट, टेक्नोलॉजी वहाँ पर कितनी है, और फिर वर्क पैटर्न, ये सारी चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती है कल्चर के थ्रू किसी भी कंज्यूमर के कंज्यूमर बिहेवियर में। उसके बाद आता है नेक्स्ट आ जाता है सब कल्चर। एक इंसान है जो कि ऑफिस भी जा रहा है तो वहाँ का सब कल्चर डिफरेंट होगा। एक इंसान है जो कि वही इंसान फिर सोसाइटी की मीटिंग में जा रहा है तो वहाँ पे उसका सब कल्चर डिफरेंट होगा। वही इंसान अपने गांव जा रहा है तो उसकी सब कल्चर जो है डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से सब कल्चर जो है काफ़ी सारा डिफरेंट रहती है, और सब कल्चर में बहुत सारे लोग से उसका कनेक्शन रहता है, जो कि इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत कर देता है। और आता है नेक्स्ट सोशल क्लास की। वही है कि एक बार आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर अपना जो मेंटेन करके रखते हैं क्लास, उसी क्लास को मेंटेन करके हमेशा रखने की कोशिश करते हैं, और नीचे नहीं गिरना चाहते, ठीक है। और ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट जितना आपका स्टैंडर्ड है उतना ही आप अफोर्ड कर सकते हैं, उतना ही आप खरीदते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया, ठीक है, जो कि बताता है कि सोशल क्लासेस जो होते हैं वो किस तरीके से कि उनका बिहेवियर क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है एलीट सोसाइटी, ठीक है, इसमें एरिस्टोक्रेट्स आ गए, ठीक है, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, उन लोग आ गए, ठीक है। तो इनका किस तरीके से होता है ध्यान, वो होता है कि ये अच्छी तरीके से प्रॉपर्टीज़ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, घर खरीदने पे, एजुकेशन पे भी फोकस करते हैं, ठीक है, और ये फॉरेन ट्रिप्स भी जाते रहते हैं, ठीक है, ज्वेलरी पे इनका ज़्यादा ध्यान रहता है, और कस्टम मेड चीज़ों पे इनका ज़्यादा ध्यान रहता है, कस्टम कार्स हो गई, इन सब चीज़ों पे ध्यान रहता है। वो आता है लोअर अपर क्लास, इसमें आते हैं टॉप प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन, और फिर उसके बाद जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, ठीक है, इन लोग का मेंटेलिटी ऐसा होता है कि ये बड़े घर पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और इनका फ्लैशी टाइप सा डेकोर होता है, क्योंकि इनको दिखाना होता है कि हम अमीर है करके। एजुकेशन पे ऑब्वियसली ये पैसे लगाते हैं, ठीक है, और इंपोर्टेड कार्स पे इनका ध्यान रहता है, ठीक है, और गैजेट्स पे ये ज़्यादा ध्यान देते हैं, हाउस होल्ड गैजेट्स, 5 स्टार होटल्स में इनका आना जाना रहता है, ठीक है, और इनको कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह भी चाहिए रहता है। नेक्स्ट आ जाता है अपर मिडिल क्लास, इसमें आते हैं प्रोफेशनल लोग, ठीक है, करियरिस्ट लोग हो गए, ठीक है, जो बेसिकली मिडिल क्लास ही हैं, बट हम थोड़े से ज़्यादा पैसे, मतलब कार खरीदने तक की इनकी औकात रहती है वैसे, ठीक है। तो ये बेसिकली बाइक में ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और इनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए रहता है, और इनको प्रोडक्ट में क्वालिटी चाहिए, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो इनको कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है, चल जाएगा इनको, ठीक है। बाकी फिर कलर टीवी, वीडियो कैसेट्स, रिकॉर्डर, फिर कार भी, जैसे मारुति की कार हो गई, लाइक अफोर्डेबल है बट ये कार अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लोअर मिडिल क्लास, वाइट कॉलर वर्कर्स इसके अंदर आ जाते हैं, ऑफिस वर्कर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे ट्रेडर्स जो हैं, ये लोग आ जाते हैं, ठीक है। ये जो है ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट करते हैं शॉपिंग पर, और बेस्ट बार्गेन करने की कोशिश करते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट डील्स देखने की कोशिश करते हैं, और इनका स्टैंडर्ड जो होता है, लाइक रेफ्रिजरेटर इनके पास होता है, ब्लैक एंड वाइट टीवी, बट आज के टाइम पे तो कलर टीवी भी अफोर्ड कर सकते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल तक अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपर लोअर, ठीक है, इसमें लाइक पुअरली एजुकेटेड, जो कम पढ़े लिखे हैं, सेमी स्किल्ड हैं जो बंदे, ठीक है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं, ये आते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए भी जाते हैं। इनका स्टैंडर्ड जो होता है ब्लैक एंड वाइट टीवी का होता है, गैस स्टोव तक का होता है, सीलिंग फैन टेबल से ही अपना काम चला लेते हैं, और ज़्यादा परचेज पे उतना ज़्यादा नहीं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तब उसके बाद लोअर लोअर आ जाता है, ये ऑफेंड अनएजुकेटेड होते हैं, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, और अनस्किल्ड लेबर होते हैं, जो बेसिकली दिहाड़ी में काम करते हैं, ये सब हो गए, ठीक है। और ये सिर्फ उतने ही प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिनकी इनको ज़रूरत होती है, और मतलब डेली राशन जो है, सब्जी वगैरह, यही सब वो खरीदेंगे, बाकी कुछ भी चीज़ें ये नहीं खरीदते। सो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी जो हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जाता है वो स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। अब कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन के स्टेजेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है नीड रिकग्निशन, ठीक है। जब भी किसी बंदे को कोई प्रोडक्ट से प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर अब उसको कमी महसूस होने लगती है, जैसे कोई बच्चा है तो उसको स्कूल जाने में थोड़ा, उसका स्कूल दूर है तो उसको डेली डेली ऑटो या फिर रिक्शा करके जानी पड़ती है, तो उसको साइकिल की नीड होगी तो वो साइकिल के बारे में सोचेगा। वैसे ही अगर कोई एक बंदा है जैसे ऑफिस जाता है वो डेली, लेकिन वो अपना टिफिन और फाइल्स को कैरी करने के लिए एक पॉलीथीन बैग का यूज़ करता है, तो उसको महसूस, और पॉलीथीन बैग फटने के भी चांसेस है, तो फिर उसको महसूस होता है कि नहीं, मेरे को एक ब्रीफ केस या एक बैग कुछ खरीद लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसने नीड की रिकग्निशन कर ली कि मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है करके। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा उसके रिगार्डिंग, मतलब जैसे उसको साइकिल खरीदनी है या फिर बैग खरीदनी है, दोनों ही खरीदने समझ लो, ठीक है। तो अब उसको साइकिल और बैग खरीदनी है तो अलग अलग ब्रांड्स देखेगा, उनके प्राइस देखेगा, उनकी रेटिंग्स देखेगा, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस किस तरीके
है और फिर उसके हिसाब के उसकी साइज़ की बैग मिली है उसको कि नहीं मिली है करके, ये सारी चीज़ों को वो देखेगा। अब आता है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। अब ये सारी चीज़ें उसने जो लिस्ट बनाई है उसमें से भी वो कुछ टॉप की चीज़ें चुनेगा जिसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे, जैसे साइकिल में जैसे गियर वाली साइकिल हो गई, ठीक है, कितने गियर्स है उसमें, और जैसे बैग हो गया तो कितना स्टोरेज स्पेस है उसमें, ठीक है, कितनी स्टेजेस लगी हुई हैं, लेदर बैग है या फिर और कोई बैग है, या फिर उसमें कितने एक्स्ट्रा पॉकेट्स दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ों को वो हल्का है वो बैग वेट में या भारी है, वाटर प्रूफ है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को वो अल्टरनेटिव्स में से सिलेक्ट करेगा और जो बेस्ट उसको लगेगा उसको वो डिसाइड करेगा। नेक्स्ट आता है परचेज डिसीजन। अब जब उसने लिस्ट तैयार कर लिया टॉप 1 2 3 की, इन्हीं तीनों में से कुछ खरीदेगा, बट लास्ट टाइम में उसने दूसरी कंपनी का बैग खरीद लिया। क्यों? क्योंकि जो दुकानदार था वहाँ का उसने उस प्रोडक्ट के जिसके बारे में उसने सोचा था उसके बारे में नेगेटिव रिव्यू दे दिया, तो उसकी वजह से उसका जो बाइंग डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या है उसका। पोस्ट परचेज बिहेवियर मतलब एक बार उसने वो सामान खरीद लिया, अब उसके साथ वो कितना अच्छा चलता है। सपोज उसकी साइकिल है, साइकिल कितनी अच्छी चलती है, तो उसने बैग खरीद लिया, वो कितना रिलायबल है, कितना यूज़फुल है, हल्का है कि नहीं है, यूज़ जैसा कर रहा है, जिस तरीके से उसने ऑनलाइन देखा था वैसा वो है कि नहीं है, और फिर कोई और कुछ तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स नहीं है, ये आ जाता है पोस्ट परचेज बिहेवियर में। और नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम इफ़ एनी। अब अगर उसने बैग खरीदा या फिर साइकिल खरीदा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, मान लो सपोज बैग फट जाता है, ठीक है, या फिर उसके बैग में जगह छोटी पड़ रही है, उसका सारा सामान आ नहीं पा रहा है, या फिर साइकिल हो गया तो उसका टायर बार बार पंचर हो जा रहा है, या फिर टायर की जगह चेन निकल जा रहा है, या फिर हैंडल उसका स्टेबल नहीं है, तो ऐसे कुछ अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसके बाद से वो उसके रिगार्डिंग एक मेंटलिटी बना लेगा कि ओके ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा था, ये इतना अच्छा नहीं था। अब नेक्स्ट टाइम से वो प्रिकॉशन लेगा और अगली तरफ यही सेम लिस्ट जो है उसको रिपीट करेगा। ये जो पूरा डायग्राम है इसमें एक्सप्लेन है विथ यहाँ पर साइड में थोड़ा बहुत लिखा हुआ एग्जाम्पल के साथ, उसके कर सकते हैं पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके। अब नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल्स ऑन शॉपिंग बिहेवियर। अब बेसिकली सिचुएशन वेरिएबल्स ये होते हैं कि किसी भी टाइम पे तुम अगर परचेज कर रहे हो, मतलब अभी अगर आप कुछ तुम सामान खरीदने का सोचते हो तो उस टाइम पे तुम्हारे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली 4 में इनमें डिवाइड करके रखा है। तो पहला है फिजिकल सेटिंग, सोशल सेटिंग, टेम्पोरल सेटिंग और टास्क डेफिनेशन, या फिर द रीजन भी इसको बोल सकते हैं। ये टास्क डेफिनेशन का बुक में एक्चुअली दिया नहीं है, तो इसको मैंने गूगल किया तो वहाँ पर मेरे को पता चला द रीजन भी इसको बोलते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट आता है द फिजिकल सेटिंग। तो फिजिकल सेटिंग क्या है? फिजिकल सेटिंग बेसिकली ये है कि अगर तुम्हारे आसपास कोई स्टोर है, बेसिकली तुम अपना कन्वीनियंस देखोगे, अगर कोई स्टोर तुम्हारे आसपास है, वहाँ पे सामान अवेलेबल है, तो तुम वहीं से खरीदोगे, ना कि दूर वाले स्टोर से। नेक्स्ट आता है सोशल सेटिंग। अब सोशल सेटिंग में बेसिकली ये होता है कि कुछ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ सामान जब भी खरीदने जाते हैं ना तो ग्रुप में जाते हैं, ऐसे अपने दोस्त वोस्त के साथ, रिलेटिव वगैरह के साथ ही वो सामान खरीदने के लिए जाते हैं। तो वो हो गए बेसिकली, एक तो साथ में मिलकर खरीदते हैं। बाकी जो अगर अकेले खरीद रहे हैं तो फिर उनको हम लोग सॉलिटरी शॉपर्स कहते हैं, जो कि अकेले जाके शॉपिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्पोरल एक्सपेक्ट। अब इसमें होता क्या है कि ये बेसिकली दो चीज़ें होती है, ठीक है। एक तो हो गया कि फैशन की चीज़ें सीजनेबल हो गई, जैसे सीजनेबल में आ गया फैशन की चीज़ें, जैसे स्वेटर जो है वो ठंडी में पहनोगे, ठंडी में ही खरीदोगे, वैसे ही गर्मी के टाइम तुम कॉटन की क्लोथ्स खरीदोगे। तो ये हो गया सीजनल टाइप्स। और नेक्स्ट जो आता है वो होता है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के साथ, जो कि बेसिकली जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे दूध हो गया, उसको तुम दिन के टाइम में लेते हो और रात के टाइम उसको नहीं लेते हो, और ज़्यादा टाइम के लिए दूध रख भी नहीं सकते वरना वो खराब हो जाएगा, फट वगैरह जाएगा, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया द रीज़न, तुम उस प्रोडक्ट को क्यों खरीद रहे हो, बेसिकली क्यों खरीद रहे हो वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे अगर तुम गिफ्ट खरीदने गए हो, ठीक है, तो गिफ्ट खरीदने गए हो तो ठीक है, तुमको गिफ्ट तो खरीदना, बट उसी टाइम अगर तुम्हें चोट लग जाएगी तो तुम बेसिकली तुम्हारा ध्यान चला जाएगा कि नहीं अभी मेरे को अभी चोट लगी है, तो उसका ध्यान देगा तुम, मतलब डॉक्टर के पास जाएगा। वैसे हमारा आ जाता है कंज्यूमर इमेज ऑफ रिटेल स्टोर। ठीक है, एक कंज्यूमर का इमेज कैसा बनता है एक रिटेल स्टोर को लेके, वो होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ डायमेंशंस इसमें दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो है वो होता है लोकेशन। ठीक है, लोकेशन में पहली बात तो रूट, एक्सेस रूट, मतलब एक रास्ता होना चाहिए, मैप अवेलेबल होना चाहिए, इजी टू एक्सेस होना चाहिए, तुम्हारी दुकान पास में ही होना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक इजीली पहुँचा जा सके। ट्रैफिक बैरियर, अगर तुम्हारी दुकान पे आने से पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक किसी कंज्यूमर को फेस करना पड़ता है तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रैवल टाइम, तुम्हारी दुकान कितनी ज़्यादा दूर है, तुम जितना ट्रैवल टाइम कम रहेगा तो कंज्यूमर के लिए उतना ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा और वो तुम्हारी दुकान में आके खरीदेगा। नेक्स्ट आता है पार्किंग अवेलेबिलिटी, तुम्हारी दुकान के पास पार्किंग अवेलेबिलिटी है कि नहीं, अगर वो गाड़ी से आ जाता है तो फिर वो गाड़ी को पार्क कहाँ करेगा, तो वो भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट आता है मर्चेंडाइज सूटेबिलिटी। ठीक है, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नंबर ऑफ ब्रांड स्टॉक, मतलब तुमने कितने नंबर ऑफ ब्रांड्स, कितने सारे ऑप्शंस तुमने अवेलेबल करके रखे हैं कंज्यूमर के लिए, वो आगे है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ लाइन ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक है, तुमने किस तरीके के प्रोडक्ट को रखा हुआ है, किस तरीके की क्वालिटी मटेरियल, अगर तुम्हारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स है तो वो तुम्हारी ऑब्वियसली अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदेगा, गंदे प्रोडक्ट्स होंगे उसको इग्नोर करेगा, नहीं खरीदेगा। ब्रेड ऑफ असॉर्टमेंट, मतलब तुमने प्रोडक्ट को किस तरीके से रखा हुआ है, ब्रेड एंड डेप्थ एक ही चीज़ हो गई, किस तरीके से प्रोडक्ट को असॉर्ट करके रखा है अपने दुकान में, कितना मतलब सब कुछ सारे प्रोडक्ट्स नज़र में आ रहे हैं उसको कि नहीं आ रहे हैं, ईजिली एक्सेसिबल है कि नहीं, उसको दिख रहे हैं, नज़र में आ रहे हैं, तो तब तक ठीक है। फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपार्टमेंट्स इन द स्टोर, मतलब कितने सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और कितने तुमने डिपार्टमेंट ऐसे करके रखे हैं जिसमें क्लासिफिकेशन हो सके प्रोडक्ट्स का, तो वो जो भी प्रोडक्ट उसको खरीदना है जिस भी कैटेगरी का, वो उस कैटेगरी में जाकर परचेज कर सकें। नेक्स्ट आता है प्राइस पॉइंट। अब प्राइस ऑफ आइटम आता है उसमें कि ऑब्वियसली प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सस्ता है महंगा है, क्वालिटी प्रोडक्ट के हिसाब से वो प्राइस जो है सही है कि नहीं वो। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ द सेम आइटम इन दी अदर स्टोर, दूसरे दुकान में कितना प्राइस है, अगर दूसरा दुकान सस्ते में बेच रहा होगा तो ऑब्वियसली वो फिर तुम्हारी दुकान से क्यों ही खरीदेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रेडिंग स्टैम्प ऑफ कूपन्स एंड डिस्काउंट्स, मतलब अगर तुम्हारी दुकान से वो खरीदता है तो कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है कि नहीं, या फिर कोई कूपन वगैरह मिलने वाला है कि नहीं, जो कि अगले टाइम वो शॉपिंग करे तो उसको सस्ते में पड़े सामान, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने ज़्यादा तुम उसको फीचर्स अलाउ कर दोगे ना तो वो कंज्यूमर उतना ही ज़्यादा खुश रहेगा। नेक्स्ट आता है सेल
फोर्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट आ जाता है सबसे पहला कर्टसी ऑफ सेल फोर्सेस, नेक्स्ट आता है प्रोड्यूस नॉलेज फॉर सेल्स फोर्स, रिलायबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है, बिलिंग प्रोसीजर कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। फिर आता है एडुकेसी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, क्रेडिट देते हो कि नहीं देते हो। नेक्स्ट आता है डिलीवरी प्रॉम्प्ट, मतलब डिलीवरी सही से दे देना और टाइमली दे देना। फिर आता है ईटिंग फैसिलिटी, तुम्हारे स्टोर में क्या ईटिंग फैसिलिटी है। ऐसे ये मॉल्स वगैरह में ही होता है ज़्यादा, ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा मॉल की तरफ ज़्यादा इसने ध्यान दे दिया था। नेक्स्ट आता है कंजेनियलिटी, ठीक है, इसमें आता है स्टोर का लेआउट, मतलब बेसिकली तुम्हारा स्टोर का लेआउट कैसा है, डेकोर कैसा है, मर्चेंडाइज तुमने डिस्प्ले अच्छे से करी है कि नहीं करी, एक एक प्रोडक्ट अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद क्लास ऑफ कस्टमर विजिटिंग स्टोर, तुम्हारे स्टोर में किस तरीके किस क्लास के प्रोडक्ट्स हैं, तो उसी हिसाब से उसी क्लास के कंज्यूमर भी आएंगे, महंगे तो महंगे खरीदने वाले कंज्यूमर आएंगे, सस्ते तो सस्ते खरीदने वाले कंज्यूमर आएंगे। और फिर स्टोर ट्रैफिक एंड कंजेशन कितना है, बेसिकली तुम्हारी दुकान में ज़्यादा कंजेशन तो नहीं है, ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया तो नहीं है, वरना सफोकेशन होने लगा पता चला कंज्यूमर को। सो ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि लास्ट पॉइंट है, पोस्ट ट्रांजैक्शन सेटिस्फैक्शन, मतलब एक बार जब प्रोडक्ट खरीद लिया उसके बाद कितना सेटिस्फैक्टरी है तुम्हारा प्रोडक्ट सर्विस। सेटिस्फैक्शन विद द गुड इन यूज़, तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट मतलब खरीदा है उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, ये नेक्स्ट टाइम वो शॉपिंग करने आएगा कि नहीं, डिपेंड करता है इस पर। सेटिस्फैक्शन विद द रिटर्न एंड एडजस्टमेंट, मतलब तुम्हारी रिटर्न पॉलिसी कैसी है, तुमने जब प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर को अच्छा नहीं लगा तो तुमने इजीली रिटर्न लिया या नहीं लिया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेटिस्फैक्शन विद प्राइस पेड, मतलब जो पर्सन ने प्राइस पे किया तुम्हें उसको सही से गुड दिया है कि नहीं दिया है, वो गुड्स जो हैं उतने ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी थे कि नहीं थे बेसिकली। नेक्स्ट आता है सेटिस्फैक्शन विद एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्टोर, मतलब तुम्हारा स्टोर कितना ज़्यादा एक्सेसिबल था, पार्किंग फैसिलिटी कैसी थी, तुम्हारी दुकान तक पहुंचना कितना आसान था, और बाकी सारे फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। सो अगर होपफुली अगर आपको ये वीडियो यूज़ में आई होगी तो लाइक कर देना, और इसी तरीके का वीडियो और आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना, और एक बताना कोई भी डाउट होगा या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा तो, या फिर और कुछ बोलना होगा या बताना होगा तो, ठीक है। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।